मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्या अब हिंदुओं से धमकाकर वोट लिया जाएगा? क्या अब हिंदुओं को जयचंद की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? मुसलमान की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? हराम, मैं आगे का शब्द बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके वोट लिया जाएगा? गद्दार कह के वोट लिया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक राघवेंद्र सिंह वो कह रहा है, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है। जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है। जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान की औलाद है। क्या इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी? क्या इस तरह से हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा? ये देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान है जो बीजेपी को वोट नहीं देते, और ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि हमको किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, आदित्यनाथ जी को इस शर्मनाक बयान के लिए हाथ जोड़कर देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू उनका गुलाम नहीं है। क्या खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही हैं, उनकी मां अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगी तो वो गद्दार है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, अगर उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वो गद्दार है? वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके कानपुर में हत्या कर दी गई, उनके परिवार के लोग अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो गद्दार है? वो जयचंद की औलाद है? वो जयप्रकाश पाल जिसकी पूरे सरकार के सामने बलिया में हत्या कर दी गई, वो अरुण वाल्मीकि, वो मनीष गुप्ता, वो नौजवान जिनको लाठियों से पीटा गया, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो कायस्थ, वो सवर्ण वर्ग के लोग, वो दलित वर्ग के लोग, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्या वो गद्दार हैं? क्या मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी से। वो सब आदित्यनाथ जी से और उनकी पार्टी के लोगों से कई गुना ज्यादा देशभक्त हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, और मैं चुनाव आयोग पर हैरान हूं, अभी तक चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर शांत है। मैंने शिकायत की चुनाव आयोग से, क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा? क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कह के संबोधित किया जाएगा जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, जिसको हमारे संविधान में, हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं में और निर्वाचन आयोग के दिए गए अधिकार में विश्वास ना हो। आज निर्वाचन आयोग हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है। वो कहता है अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए द्वारा बनाया गया भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किस पार्टी को चुनेंगे। लेकिन आज बीजेपी हिंदुओं को धमकाकर, गाली देके, गद्दार कह के, जयचंद की औलाद कह के वोट लेना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। अभी ही आपको अगर ये गद्दार और जयचंद की औलाद और मुसलमान की औलाद कह रहे हैं, और हराम, आगे का शब्द तो मैं बोल नहीं सकता, ऑडियो वीडियो है, मैं भेज दूंगा, आप सबके मोबाइल पे सुन लीजिएगा। अगर अभी ही इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद हमारी आपकी क्या हालत करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आज ऐसी खबरें पढ़ के दुख होती हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में नमक रोटी खाने को दी जाती है। तकलीफ होती है जब ठंडियों में हम लोग देखते हैं, और आप ही लोग छापते और दिखाते हैं कि बगैर जूते के और बगैर स्वेटर के हमारे बच्चे बगैर स्कूल बैग के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्टाचारियों की जेब में। ये पैसा जा रहा है कोचिंग चलाने वालों की जेब में। ये पैसा जा रहा है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चलाने वालों की जेब में। और वो कौन लोग हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं? दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी जब हम लोग थे तो शुरुआत में हर साल फीस बढ़ाने की प्रथा थी प्राइवेट स्कूलों में। शिक्षा के नाम पे लोगों का शोषण होता था। जब से सरकार हमारी आई है, फीस बढ़ाना तो छोड़ दीजिए प्राइवेट स्कूलों के,
हमने बढ़े हुए फीस वापस कराए। हिंदुस्तान की पहली सरकार है केजरीवाल सरकार, जिसने प्राइवेट स्कूलों से अभिभावकों के फीस वापस करवाए। तो शिक्षा की हालत उत्तर प्रदेश में बद से बदतर है। वो एक टीवी चैनल पे एक पत्रकार हैं वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था कि स्कूलों की दीवारों पर गोबर के कंडे पाथे जाते हैं। वही हालत वास्तव में है। और मोदी जी ने तो अब बता भी दिया है कि नई योजना उनकी पकोड़ा योजना के बाद गोबर योजना है। वो नौजवानों को गोबर से जो है वो लाखों रुपए की आमदनी करवाएंगे। और उनके जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 12वीं पास करने के बाद जब आप इंटर में जाएंगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। तो ऐसे लोगों के भरोसे देश है। तो अब आप समझ सकते हैं कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सांसद जी, एक क्वेश्चन ये है कि 300 यूनिट बिजली की आप बात कर रहे हैं, ये तो सपा भी कह रही है। नहीं, सपा ने कब कहा और हमने कब कहा? हमने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया 300 यूनिट बिजली फ्री का। और सपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, लंबे समय तक वो शासन में रहे। यहाँ पे आज तक कभी किसी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात क्यों नहीं की? आज तक कभी उन्होंने एक भी यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना सारी पार्टियों से। इसलिए हमसे लोग पूछते हैं आम आदमी पार्टी कहाँ है, तो मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, बीएसपी के मैनिफेस्टो में है। आज सारे दल अगर फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। अच्छी बात है कि देश में फ्री बिजली पे चर्चा हो, फ्री शिक्षा पे चर्चा हो, फ्री स्वास्थ्य पे चर्चा हो। जनता को भी तो फ्री सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब तक सिर्फ नेता लोग फ्री सुविधा ले रहे हैं। मैं एमपी हूं, मैं आपको बता रहा हूं 5000 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री मिलती है एक सांसद को। 5000 यूनिट और 300 यूनिट हम लोग देते हैं। कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे भाई, अपनी बंद कर दो सब लोग। तो इसलिए ये कहने की बातें होती। और कहां से हम दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? दो तरह की अर्थव्यवस्था है। मैं थोड़ा सा इस पे आपका टाइम लूंगा। एक अर्थव्यवस्था वो है जो आपका बैंकों में पैसा जमा, यानी कि आम जन का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, पत्रकार का, छोटे व्यापारी का, ये पैसा उठा के चंद पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। ऐसी धनराशि की 10.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि है। 10.5 लाख करोड़ रुपए देश के आम आदमी का पैसा बैंकों से निकाल के चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया। अभी ऋषि अग्रवाल एक इनका आया है, 24,000 करोड़ रुपए 28 बैंकों से लूट लिया। 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी लूट के चला गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के चला गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के चला गया। एक अर्थव्यवस्था तो यह है कि चंद अपने मित्रों को आप हजारों करोड़ लुटवा के भगवा दीजिए। और दूसरी अर्थव्यवस्था यह है कि आम आदमी की जेब में वो पैसा दीजिए, बचत कीजिए, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और जो बचत उसके जेब में होगी या आपके जेब में होगी वो आप बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करेंगे, साबुन खरीदने में, तेल खरीदने में, अनाज खरीदने में, कुछ भी खरीदने में। तो बाजार की अर्थव्यवस्था भी चलेगी तब जब आम आदमी के जेब में पैसा होगा। इस मॉडल को केजरीवाल जी ने अपनाया, इस मॉडल को आम आदमी पार्टी ने अपनाया। अगर देश को वाकई तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो महंगाई से और जो मूलभूत जरूरतें हैं उन सुविधाओं से आम आदमी को लैस करना होगा। सांसद जी, सर सभी जो है पार्टियां ये देंगे फ्री, वो देंगे फ्री। कभी ये जो बुंदेलखंड है सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पलायन की, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए कोई भी नहीं बोल रहा। क्या आप क्या बोलेंगे बताइए यहाँ पर? देखिए, दो चीजें हैं बुंदेलखंड में। एक तो अन्ना प्रथा की बहुत बड़ी समस्या है। पशु खेत चर लेते हैं। आप आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, कोई आवाज भी नहीं उठाता, कोई बोल भी नहीं सकता। अगर आप अपने खेत से आवारा पशुओं को निकालने लगे तो दूसरे दिन पता चले आप ही पे मुकदमा हो जाएगा। दूसरा, पलायन की समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश से आज पलायन क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल में कितने रोजगार सृजन किए इस सरकार ने? शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वा के इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। बुंदेलखंड के इलाके में इंडस्ट्री नहीं, गरीबी की स्थिति है, इसलिए पलायन करते हैं। लोगों को रोजगार मिले तो अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है? लोगों को उद्योग मिले तो कौन छोड़ के जाएगा यहां से अपना घर? तो इसलिए आम आदमी पार्टी के पास वो सपना और वो मॉडल है कि हम नए उद्योग लगा के, नए कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि रोजगार सृजन हो और लोगों को पलायन ना करना पड़े। ये तो पलायन खाली कहराना हम देखते हैं।
कैराना में खाली इनको पलायन दिखता है। चुनाव में भी गए थे आदित्यनाथ जी, कह रहे हैं अब हम पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा अब तक ओबामा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कौन है भाई मुख्यमंत्री? लालू यादव जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। 5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अब आप कह रहे हैं हम पलायन नहीं होने देंगे। तो आपका 5 साल में जो आपके समय में पलायन हुआ, अब आप माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए अपने पद से। तो ये इस प्रकार की बातें करके ये सिर्फ कहना कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, हिंदुओं तुम हमारा साथ दो, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, इस फार्मूले से तो ना देश आगे बढ़ेगा, ना हिंदू आगे बढ़ेगा, ना 130 करोड़ भारतीय आगे बढ़ पाएंगे। जैसे किसानों के लंबे संघर्ष के बाद मोदी जी ने वापस लिया, ऐसे ही अभी छुट्टा सड़क लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि 10 मार्च को इसकी व्यवस्था की जाएगी। वो गोबर व्यवस्था उन्होंने बताई है। क्या जनता गोबर व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है। ये हर दिन ऐसे सपना दिखाते हैं। जीएसटी से दूसरी आजादी ला रहे थे, नोटबंदी से काला धन और आतंकवाद खत्म कर रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे, और अभी सबको बोला कि पकौड़ा बेचने से रोजगार मिलेगा, आप कह रहे हैं गोबर बेचो। तो समस्या इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, ये गोबर योजना वालों से देश को रोजगार नहीं मिलेगा। आपका बेटा अमित शाह का जैसा, वो तो दुबई के शेखों के साथ करोड़ों रुपए क्रिकेट में कमाएगा और यूपी का नौजवान गोबर बेचेगा। ठीक है ना? ये तो हमारे नौजवानों का अपमान है। हम लोग गोबर बेचेंगे और इनका लड़का दुबई के शेख के साथ करोड़ों रुपए क्रिकेट के नाम पे कमाएगा घूम घूम के। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे युवाओं का मजाक है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।